साइंस की वो की यस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो मैम वो करना पड़ेगा। हाँ, वो अभी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी अब कब से हैं आपके एग्जाम्स? एक सेकेंड। जी मैम हमारे स्कूल में भी है, 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। सबके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ है? हाँ मैम, लाइट चालू हुआ है हमारे यूट्यूब में, लाइट ही आने वाला। मैम हमारे यूट्यूब में भी लाइट ही आ रहा है। अच्छा चलिए चलिए, तो आप लोगों के लिए तो हेल्पफुल होगा जिनके में लाइट आ रहा है, बट उनको थोड़ा सा लॉस होगा जिनका इस बार थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिसिटी खुद से मैनेज करना पड़ेगा। बट ये है कि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। 21 को है, 21/6 साइंस की एग्जाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब तो बहुत क्लोज है। आज कितना हो गया? आज 12th है ना? चलो, तो अभी हमने एक क्वेश्चन लास्ट टाइम लिया था मिरर फॉर्मूला बेस पे। पहले तो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू R/2। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/F is equal to 1/V plus 1/U। ओके, फिर मैग्निफिकेशन स्मॉल f से डिनोट हो रहा था H'/H या फिर -V/U। याद आ रहा है ना सबको? यस मैम। यस। और क्या था? और कोई रिलेशन पढ़ा था? बस यही 3 पढ़े थे। यस मैम, यही 3 पढ़े थे। ये 3 पढ़े थे और उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था आपकी बुक से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ही किया था ना मेरे ख्याल से? मैं इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पैरेलली हम लोग जीएसईबी में भी ये ले रहे हैं ना, तो एट टाइम्स क्या होता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोगों का हो जाता है। तो मैं आप लोगों से इसलिए कंफर्म करती हूँ कि साथ के साथ मतलब ऐसा कुछ ना हो कि एग्जाम्पल किया था। हाँ, बस एक एग्जाम्पल किया था ना हमने आपकी टेक्स्ट हाँ बुक मैम, का। फर्स्ट वाला। हाँ मैम। बस ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखो। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. अब according to the question हमें object size given है। Object 4 centimeter in size. That means क्या given है हमें? 4 सेंटीमीटर क्या है? साइज ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब आपको h गिवन है कितना? 4 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया है? is placed 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। और ये क्या दे दिया आपको? u 25 सेंटीमीटर। फिर है फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। अब at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? sharp image बने इसके लिए स्क्रीन कहाँ रखें? और आपको पता है कि इमेज स्क्रीन पर बन रही है, इसका मतलब कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। और इसका मतलब आपसे इमेज का डिस्टेंस पूछ रहे हैं क्योंकि स्क्रीन वहीं रखी जाती है जहां क्या बनता है? आपके इमेज बनती है, स्क्रीन वहीं रखी जाती है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे वी पूछा गया है। और नेचर और साइज भी बताना है आपको इमेज का। नेचर भी बताना है और साइज ऑफ इमेज, यानी साइज ऑफ इमेज मैग्निफाइड है, एम से पता चलेगा, या हाइट ऑफ इमेज आपको कैलकुलेट करना। फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f। अब पहले हाँ साइन देख लें। मिरर कैसा है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में आपका u कैसा होगा? नेगेटिव। हमने बोला था चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, u कैसा होगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी होती है कॉन्केव मिरर की? नेगेटिव। ठीक है, अभी हमें मिरर फॉर्मूले के लिए ये दोनों चीजें चाहिए।
हमने प्लेस कर दिया 1/f की जगह 1/15, 1/v की जगह हमें v कैलकुलेट ही करना है, u की जगह पे हम -25 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/-25 प्लस 1/15, ये उस साइड गया पॉजिटिव हो गया। 1/v इज इक्वल टू, इनको इंटरचेंज करके लिखो 1/15 माइनस 1/25, ठीक है। बोर्ड विजिबल है नीचे। फिर 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 75 आएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा 15 से, 15 5 और ये कितना होगा 25 3 तो 1/v इज इक्वल टू 2/75, ठीक है। इसको ये हम अगर v निकालेंगे तो v कितना होगा 75/2, यानी टेक्स्ट बुक इट इज गिवन -2/75। मैम हमने पोजीशन एक्सचेंज की ना मैम, हमने 1/-25 प्लस 1/15 था, हमने उसको इंटरचेंज किया, वो गलत स्टेप था शायद। यस मैम दैट वन। ये वाला हाँ यस मैम, वो थोड़ी ना होगा, उसके ऊपर वाला है वही रहेगा ना मैम। चेंज मैम, माइनस की साइन कहाँ गई? हाँ क्या कह रहे हो? एक सेकेंड, 15 25 माइनस के साइन कहाँ गई, कहाँ से गई? नहीं मैम, वो तो बराबर है, उसके ऊपर वाला स्टेप है ना। हाँ बस वो वाला मैम कंप्लीट स्टेप है, उसके नीचे इंटरनेट मैम, लेकिन इंटरचेंज करेंगे तो माइनस नहीं आएगी ना, क्योंकि आगे 25 बड़ी वैल्यू। 1/15 तो पॉजिटिव ही है और ये हमारा नेगेटिव हो गया ना, इधर आ गया। तो अगर इंटरचेंज नहीं करेंगे फिर भी आंसर 2/75 आएगा। एक सेकंड, लेट मी चेक कहाँ हमारी मिस्टेक हो रही है। ओके, ये नहीं बता रहे हो, एक सेकंड फिर से करते हैं इसको। क्यों हाँ मैम, मिस्टेक? उसके नीचे वाला स्टेप है ना, उसके नीचे वाला स्टेप, उसमें माइनस आएगा सिर्फ। मैम सही था। बोर्ड पे देखो, उसी से करते हैं कहाँ हमारी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/f is 1/-15, 1/v plus 1/-25, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं 1/-15 plus 1/25 is ये equal माइनस to, होगा ना बेटा ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस हो हाँ, जाएगा। प्लस ही हो। यस बरोबर। माइनस क्यों होगा, ये -1/25 है हाँ ना। यस मैम, ओके ओके। हाँ अभी 75 और अब की बार देखते हैं ये कितना आ रहा है, ये माइनस, -5 तो ये कितना आएगा -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v। अब हमारा कितना आएगा -2/70। यहाँ मिस्टेक हो रही थी कहीं, ठीक है। मैम हम माइनस लास्ट टाइम माइनस की साइन लगाना भूल गए थे मैम। हाँ कहीं लगाना भूल गए, ये -5 का ये साइन लगाना भूल गए, तो ये कितना हुआ -37.5 सेंटीमीटर। v माइनस में है, यानी इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। इतना क्लियर। अभी v आ गया हमारा, अब हमें इमेज कैसी है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अब हमें क्या चाहिए, h' चाहिए। h' इज इक्वल टू कितना होता है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है तो आपको पता था h' इज इक्वल टू -v/u मल्टीप्लाइड बाय h, याद आ रहा है। यहाँ पर h होता था, इसको हम इसके इक्वल इक्वेट करेंगे, यहाँ से h हटाया, मल्टीप्लाइड बाय h इधर कर दूं तो h' इज इक्वल टू -37.5 अपॉन -25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, तो 4 ही आएगा। h डैश कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, माइनस से माइनस से साइन कैंसिल, माइनस 375 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 250। फिर कैंसिल होगा, 5 से 5 2 से 5 5 5 7 से 75 6 मैम 6 मैम 6 h dash is equal to minus 6। अब ये माइनस 6 क्या बताएगा, That the मैम image is माइनस माइनस तो ऊपर कट जाएगा तो मैम पॉजिटिव 6 आएगा। नहीं बेटा यहाँ देखिए, ये माइनस से कैंसिल है, मगर ये वाला माइनस यहाँ पर ही है, देख रहे हो, एक साइन तो माइनस v के आगे होता है और आपका v भी माइनस में ही आ रहा था और u भी माइनस में ही था, समझ रहे हो। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा ना, ओके मैम। ठीक है। h डैश क्या है, माइनस 6 सेंटीमीटर से क्या पता चलता है आपको कि ये इमेज क्या है, inverted. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, क्योंकि मैम हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा, नहीं मैम नेचर बता रहे थे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे बनती है तभी हम क्या लेते हैं, h हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव लेते हैं। अब देखो हमें माइनस v आया था, इसका मतलब रियल इमेज बनी थी, इन्वर्टेड इससे पता चल रहा है ये माइनस आया था, ठीक है। और नेचर में रियल इन्वर्टेड आप बोलोगे, और इससे मैग्निफिकेशन के बारे में क्या पता चल रहा है, h आपका 4 है और h डैश आपका 6 है, जो h डैश अपॉन h अगर आप करते हो तो वो क्या है, ये एक तरीके से मैग्निफाइड इमेज बनेगी। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट छोटा था, जो इमेज है उसकी वो बड़ी है, वो 6 सेंटीमीटर है। बस माइनस साइन यहाँ पर ये नहीं शो कर रहा कि वो 0 से छोटी है इमेज, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वो उल्टी बनी है, ठीक है। तो इमेज कैसी है, मैग्निफाइड है, एनलार्ज्ड है, ठीक है। ये चीज समझ में आए सबको, क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। Yes, एक डाउट है हाँ बोलो बेटा। मैम, ये h डैश कैसे निकला, एक और बार बता सकते हो? h डैश क्या बेटा, h डैश कैसे निकला वो वापस बता सकते हो? हाँ h डैश को हम कैसे, हमने मैग्निफिकेशन का रिलेशन पढ़ा था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अगर आपको ये भी गिवन होता है तब भी आप मैग्निफिकेशन निकाल लेते हो, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज पता होता है तब भी आप निकाल लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो नहीं गिवन थी, बट हमें क्या है, h डैश हमें निकालना है, हमें h भी गिवन है, हमने v अभी कैलकुलेट कर ही लिया था और u हमारे पास गिवन था, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है h डैश निकालने के लिए। इस h को हम अपना यहाँ से उठाकर कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फाइन। अब माइनस v अपॉन u मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू h डैश हो गया। h डैश में माइनस v की वैल्यू अभी हमने माइनस 37.5 अभी कैलकुलेट करी थी, तो हमने उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। u की वैल्यू हमारी 25 थी, उसको हमने नीचे रखा माइनस 25, और h की जगह हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया जो हमें गिवन था। कैलकुलेट करोगे h डैश 6 सेंटीमीटर आएगा। अभी डाउट, कोई डाउट? मैम यस बेटा। मैम मैंने ना आपको चैट में एक सम भेजा है, वो आप सॉल्व करके दिखा सकते हो? कौन सा है, मैम दिखाओ। इसका जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा ना? कहाँ है बेटा क्वेश्चन, मुझे चैट में नहीं शो हो रहा है, अब दोबारा भेजो बेटा। मैम Yes. The image formed by a convex mirror of focal length 20 centimeter is quarter of the object. Yes. What is the distance of the object? ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
मैम इस जो अभी आपने सम कराया उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। हाँ, रियल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल क्यों है, क्योंकि बी आपका कैसा आया, माइनस में आया। माइनस। और इन्वर्टेड कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एच डैश आपकी कैसी थी, नेगेटिव थी, Negative. तो इन्वर्टेड उससे पता चल रहा है कि वो इन्वर्टेड है। चलो क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड, जिससे सभी को क्लियर हो जाए, क्वेश्चन इसमें शेयर किया है स्टूडेंट ने। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ convex mirror of focal length कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, is a quarter of object, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा वो है। What is the distance of the object from the mirror? Distance of the object from the mirror. That means he is asking about you. ठीक है, तो image formed by convex mirror, ठीक है, इसका u भी क्या होगा, नेगेटिव होगा पहले। और फोकल लेंथ कैसी होगी, फोकल लेंथ आपको कॉन्वेक्स मिरर की आप पॉजिटिव लोगे, यानी 20 सेंटीमीटर ही लिखोगे। और इमेज जो है वो क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि 1/4 of the object. 1/4 of the object. 1/4 ये है इमेज की जो वो है। मान लीजिए आपने क्या लिया, 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1/4 h है, 1/4 जो हाइट है वो ये है, ठीक है। यानी h डैश अपॉन h आप सिंपली कह सकते हो 1/4 है, यानी -v अपॉन u भी क्या है, 1/4। अगर आप इस रिलेशन मैम को सॉल्व फोकल करो, लेंथ, मैम फोकल लेंथ नेगेटिव में नहीं है कि -20 नहीं आएगा, -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। बेटा फोकल लेंथ आपकी ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मैम सॉरी मेरे को लगा कॉन्केव है। ओके, इट्स ओके। तो इससे क्या हो रहा है, हमें v और u में रिलेशन पता चल जा रहा है कि u इज इक्वल टू, अगर आप इतने को सॉल्व करो तो u इज इक्वल टू -4v. 4v, ठीक है। तो अब हमें क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें फोकल लेंथ तो आपको ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, v की जगह आप v ही रखो, प्लस आप क्या है, सॉरी आपको u निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, तो आप इस रिलेशन में ऐसा कर लो, v इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, बताओ। माइनस हट जाएगा 4 का। क्यों माइनस हट जाएगा बेटा, नहीं मैम रहेगा मैम। देखो ना, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा पहले, ऐसे देख लो, 1/4 इज इक्वल टू -v अपॉन u, तो u इधर गया और 4 उधर गया, तो u मैम 4 को उधर लेके जाने की जरूरत है क्यों, जब u इधर आ ही रहा है। हाँ तो रहने दो, तो u/4 आ जाएगा, और ये माइनस साइन अगर इधर लोगे तो इस साइड आ जाएगा ना। v अगर कैलकुलेट करोगे तो इसको नेगेटिव करना होगा, इसको पॉजिटिव, अगर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस u/4 हो जाएगा ना, समझ रहे हो। अब क्या है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, -u/4, तो ये कितना हो जाएगा, -u/4 रखोगे, और यहाँ पे 1/v, ठीक है, 1/u ना, सॉरी 1/u। मैम यस बेटा, हमें -u/4 कैसे आया, एक और बार बताओ। फिर से देख लो, आपको दिया था कि जो हाइट ऑफ इमेज, क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका साइज ऑफ इमेज है वो क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी h डैश अपॉन h में क्या रिलेशन है, 1/4, कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 1/4 है, किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ऐसे समझ लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/4 करें
तो क्वार्टर करें मतलब 1/4 करें तो हमें हाइट ऑफ इमेज मिलेगी। इससे ये रिलेशन आता है, अगर इस h को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1/4 होता है, और h डैश अपॉन h मतलब आपका -v/ub होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर इसमें हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, सॉरी v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम v को इधर ले जाएंगे और 4 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी u इस तरफ शिफ्ट होगा तो u इज इक्वल टू कितना आ रहा था, मैं v का कैलकुलेट, -4 सॉरी 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 v इज इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू -u/4। v इज इक्वल टू -u/4। इतना समझ में आया, कहाँ से आया v इज इक्वल टू -u/4, मैम एक बार Yes, repeat करो ना। h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है, हाइट ऑफ इमेज को क्वार्टर ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्वार्टर यानी 1/4, यानी h डैश अपॉन h का रिलेशन 1/4 आएगा, वो -1 v अपॉन u के बराबर भी कह सकते हैं। अब देखो इसको ये क्या है, ये वैल्यू सिर्फ इंटरचेंज करने जैसा है, -v अपॉन u। हमें v की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाल, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है मिरर से, तो हमें क्या चाहिए, v को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और u को एज इट इज रहने देना पड़ेगा। u को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो पहले इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, u इज इक्वल टू -4v। v को अगर निकालना है तो -4 को फिर इधर ले आओगे, u डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू v। अभी आया, यस मैम। ठीक है, तो v बराबर कितना आ रहा है, -4 -u/4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/20 इज इक्वल टू 4 बाय -4u 4/u प्लस 1/u। 1/20 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लेते हैं तो u एलसीएम -4 प्लस 1, समझ में आ रही है चीज, तो 1/20 इज इक्वल टू -3/u, तो u इज इक्वल टू -60 -60 सेंटीमीटर्स, या जो भी, हाँ -60 सेंटीमीटर्स। अब इसका मतलब क्या है, u तो हमेशा माइनस में होगा ही, क्योंकि आपका क्या है, कहाँ प्लेस करते हो आप उसको, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट में प्लेस करोगे, और वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 60 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे। इज इट ओके बेटा, जिसने भी पूछा था मुझे क्वेश्चन, नाम Yes, नहीं पता, ma'am. ओके चलो अच्छा है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो गया अदर देन इधर। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और अभी तो एक न्यू चीज जो आने वाली है, लेंस रिफ्रैक्शन के बाद उसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एक तो लेंस फॉर्मूला आ जाएगा, तो फिर और क्वेश्चन हो जाएंगे। मैम इस चैप्टर में से 5 मार्कर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ ये 5 मार्कर्स में जनरली आ जाते हैं, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको इस तरह, ये जो बॉक्स में दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर्स। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, ma'am. नो मैम, कितना आएगा तो बता दो मुझे, फोकल लेंथ 16 centimeter. 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव ही रहेगी, और हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती है फोकल लेंथ, यानी 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं सब लोग, चेक करो। A concave mirror produces 3 times magnified and large real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ये वाला सब कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं बोर्ड पे, ठीक है। एक बार कॉन्केव मिरर दे रखा है, सबसे पहले कॉन्केव मिरर दिया है, 3 times magnified image enlarged real image बोला है, m is equal to 3 हो जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन को ही बताता है, और इमेज कितनी मैग्निफाइड है, 3 times मैग्निफाइड है, यानी
h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 3 है, बट मैग्निफिकेशन यहाँ पर माइनस में होगी क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है और ये बोल रहे हैं रियल इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की। रियल इमेज कब बनती है? जब वो कॉन्केव मिरर के लेफ्ट में बनेगी कहीं पर तो रियल इमेज बनेगी, इसलिए हम मैग्निफिकेशन को माइनस में लेंगे। और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और ये कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, तो ये कैसे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? यस बेटा। मैम स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है, अभी देखें। क्लीन हुआ? कुछ क्लियर हुआ? Blur. सभी को ब्लर आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. नो मैम। नो मैम। बेटा तो मे भी आपकी सबको साफ दिख रही है? Yes, ma'am. मैम। ओके ओके, तो ये चीज समझ में आई इतना? इसको हम कह सकते हैं कि -3 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसमें दे नहीं रखी है तो इसको तो हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इससे हम कह सकते हैं -3 इज इक्वल टू -v अपॉन u। मैम यस इमेज बेटा। जहाँ पे फॉर्म हो रही है उससे मैग्निफिकेशन प्लस माइनस होती है। इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रही है बिल्कुल प्लस माइनस होगी। मैं आपको बता तो रही हूँ कि अगर आपका इमेज इन्वर्टेड होगी तो क्या होगा? h डैश आपका माइनस में हो जाएगा, और h डैश माइनस में होगा तो क्या होगा? आपका मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आएगा। सॉरी, अगर आपका h डैश पॉजिटिव हुआ, वर्चुअल हुआ, इमेज बनी, तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे u जो है वो नेगेटिव रहेगा। वो डिपेंड करता है कौन सा केस है, उसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। ओवरऑल आप देखो यहाँ पर ये आपको मैग्निफाइड इमेज बता रहा था और वो भी मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स एनलार्ज था और इमेज रियल बन रही थी, इसलिए हमने इसको क्या लिया है? रियल इमेज, मतलब इस तरफ बनेगी आपके कॉन्केव मिरर, तो इसलिए नेगेटिव लिया और मैम -3 इज इक्वल टू h डैश बाय h दिया। हाँ, अभी यहाँ पे हमें h डैश और h दिया नहीं था, हम v और u दिया है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। इससे रिलेशन देखेंगे तो ये कितना दिया? v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 टाइम्स -30। v इज इक्वल टू 3 इंटू -10 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज विल ऑल्सो बी रियल, ठीक है? रियल इमेज बनेगी और वो आपको पहले दे भी रखा था, इससे -30 से आपको कंफर्म भी हो जा रहा है कि वैल्यू जो आ रही है, और वो कहाँ से? मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर हाउ मच डिस्टेंस? एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत इजी था। अब क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको जो चैप्टर के एंड में वर्कशीट दूंगी उसमें भी मैं आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी, तो उसमें से आपको प्रैक्टिस और भी हो जाएगी, आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरह से। और ज्यादातर क्या होता है, कई बार मोस्टली इसमें ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज दे दी जाए ना तो बच्चे सॉल्व कर ही लेते हैं, इसमें ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने अभी पूछा था ना, जो क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला था, इमेज जो फॉर्म्ड है, इस तरह के क्वार्टर, 3 टाइम्स, डबल, इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिससे कि आप पहले उस रिलेशन को निकालो, फाइनली रिलेशन से वैल्यू पुट करो। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना इज मच मोर इजियर देन पुटिंग द रिलेशन इन प्लेस ऑफ इट। और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस तरह के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइन मैम, इस चैप्टर में मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड ही पूछेंगे या थियरी बेस्ड भी आएंगे? बेटा थ्योरी बेस्ड भी आते हैं। थ्योरी बेस्ड कैसे आते हैं कि इमेज किस तरफ बनेगी, कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया है तो इमेज कहाँ बनेगी। इसको आपका अगर ये मतलब आपका फोकल लेंथ ऐसे है या आपका ऑब्जेक्ट के जो वो है थे, सॉरी इमेज फॉर्मेशंस जो आपने पढ़े थे तरह तरह के, लेंसेज से भी आप अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे, वो भी बनाने के लिए आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? किससे बनेगी, किससे वर्चुअल बनेगी, आपको डिस्टेंस दिए होंगे, कुछ उससे पूछ लेंगे कि नेचर कैसी होगी, क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब नेक्स्ट जो है दैट इज रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर, और फिर हम नेक्स्ट फिनोमेना जो लाइट शो करती है दैट इज रिफ्रैक्शन, उस पर आ जाते हैं। रिफ्रैक्शन पता है सबको क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ पता है? नो मैम। रिफ्लेक्शन आप सबने मैम सुना कहना है रिफ्लेक्शन नहीं सुना है? रिफ्लेक्शन क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा, हम क्या पढ़ते थे? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई पॉलिश सरफेस होती है उस पर लाइट पड़ती है तो वो जो वापस बाउंस बैक करती है उसको हमने रिफ्लेक्शन बोला था। मगर अगर ये सरफेस जिस पर लाइट फॉल कर रही है वो पॉलिश्ड ना हो, वो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट बैक करने की जगह क्या करती है? लाइट उसमें अंदर एंटर करेगी। आप एग्जांपल ले लीजिए ग्लास का। ग्लास, अगर आप ग्लास का कोई शीट या ग्लास यहाँ रखते हो तो क्या होता है? उससे लाइट पास होती हुई जाती है इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक। ठीक है, ऐसे एग्जांपल आप वाटर का देखते हैं। वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर यहाँ पर वाटर भी होता तो वाटर से भी लाइट पास होती हुई जाती, बाउंस बैक नहीं करती, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। ठीक है, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन है जब लाइट एक, मगर इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है। इस रे को नॉर्मली कैसे जाना चाहिए था? एज इट इज जाना चाहिए था। ये इस तरह से ही, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एयर से ये रे जा रही है और यहाँ पर सब क्या होता? वाटर होता, तो वाटर में इसको क्या था? सीधे सीधे ऐसे ही चला जाना था। मगर जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ से क्या हो जाती है? वो डाइवर्ट हो जाती है, वो कुछ पाथ को चेंज कर लेती है। सीधे जाने की जगह वो इस पाथ को फॉलो करने की जगह डेविएट हो जाती है। जब पाथ से डेविएट होती है तब हम वहां क्या बोलते हैं कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रिफ्रैक्शन का। और इसके लिए क्या जरूरी है कि लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि एयर एयर में ही, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, ठीक है, और आपने लाइट को इस तरह से किया और लाइट आपकी बेंड हो गई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा मीडियम होना चाहिए, वाटर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कोई और मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, लाइट रे तभी डेविएट होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? Then, किसी को डाउट? ma'am, if the object is translucent, then also light will bend somewhat. Beta, some of the light will get reflected back and the other will pass through. हाँ, तब भी होगा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, और मगर उसमें क्या होगा कि कुछ रिफ्लेक्ट। यस बेटा। हम ये रिफ्लेक्शन एक और बार समझाएंगे? Reflection is basically bending of light, या deviation of light from its actual path when it travels from one medium, one transparent medium to the other. If we take an example of air and water, so when light ray enters through air to the medium water, then what happens is that when it touches the interface of two different mediums, यहाँ air है और यहाँ water है और ये interface है जहाँ पे दोनों मीडियम मीट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो अपने इंटरफेस पे आती है दो मीडियम के, तो वो क्या करती है? अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाने की जगह वहां से डेविएट हो जाती है। दिस डेविएशन ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन, या दिस moving away, moving towards the other path is termed as refraction, or it is basically seen only when we talk about two different mediums, two different transparent mediums. ठीक है, अभी समझ में आया कि लाइट का बेंड होना, लाइट का अपने पाथ से डेविएट होना जब वो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। श्लोक बोलो। मैम ये वाइस वर्सा काम करता है? हाँ, बिल्कुल वाइस वर्सा काम करता है। अगर वाटर से आप एयर में जाएंगे तब भी आपका मीडियम चेंज हो रहा है और तब भी क्या होगा?
रिफ्रैक्शन आपको नजर आएगा। 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पे लाइट ग्लास से वाटर में, वाटर से ग्लास में जाएगी, तब भी रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एयर से ही बात की जाए। ट्रांसल्यूसेंट ग्लास में क्या होता है? क्लियर ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास में, ट्रांसल्यूसेंट मैम, सेमी ट्रांसपेरेंट। बेटा देखिए, ट्रांसल्यूसेंट इज नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, उसमें क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक करके भी आएगी, ठीक है, और कुछ पास हो जाएगी। तो अगर ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट है, लाइट मतलब बहुत लाइट ट्रांसल्यूसेंट है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट पास करेगी, और लाइटली ट्रांसल्यूसेंट है पड़ी है। बहुत ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट नहीं है या ओपेक काइंड ऑफ है, बहुत हल्की सी लाइट ही फर्दर मूव करेगी। ठीक है, हमें पड़ी सप्लीमेंट्री तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की। ठीक है, तो इस अब इससे रिलेटेड, यस बेटा, सुनिए मॉडू कराए हो आइकॉन रास्ता मुड़ी गई थी बच्चे। माइक ऑन है, उसकी वजह से आइकॉन डिस्टर्ब रख गया है, किसका स्पीकर ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, अब क्या है, रिफ्रैक्शन आपने डे टू डे लाइफ में कैसे देखा है, आपके अगर पानी में कोई बॉल गिर जाए या छोटा सा नींबू गिर जाए, तो उस लेमन को अगर आप पानी के अंदर देखो तो वो लेमन थोड़ा सा पानी में जाने के बाद बड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, आपने पेंसिल का एग्जाम्पल देखा होगा, पेंसिल को अगर पानी में इस तरीके से रखो, ग्लास ऑफ वाटर में रखो, ठीक है, ऐसे आप पेंसिल को रखो तो क्या होता है, पेंसिल इस तरीके से ना दिखाई देके वो कुछ बेंड दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है सरफेस से, दो पार्ट में जैसे वो स्प्लिट हो गई हो, ऐसे दिखाई देती है, वो अपना पाथ चेंज कर देती है, ऐसे नजर आता है पेंसिल भी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, होना चाहिए था एक्चुअल इस तरीके से पेंसिल का पाथ, मगर आपको अपीयर ऐसे होती है जब आप इसको ओब्लिकली किसी भी साइड से देखते हो तो। ठीक है, ये आपने देखा है। फिर आपने जैसे आप कभी ये चीज नोटिस करिए कि कोई आपको कोई बकेट में या किसी भी किसमें पानी में कोई चीज गिर जाती है और आप उसे उठाने जाते हो, तो वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पे नहीं होती, उससे थोड़े अलग पोजीशन पे होती है, मगर पानी के बाहर से वो ऊपर को नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लास में अगर एक कॉइन गिर जाए और उस कॉइन को उठाने की कोशिश करो, ये वाटर हो ना, तो आपको लगेगा कि वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, आप उसको उठाने की कोशिश करोगे तो यहाँ आप टच करोगे, जबकि वो उससे डीप होगा। ऐसे स्विमिंग पूल में भी होता है, स्विमिंग पूल में पानी के नीचे जो बेस होता है, आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, तो जब क्लीन वाटर होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा गहरा स्विमिंग पूल नहीं है, मैं पैर रखूंगा और नीचे उतर जाऊंगा, मगर जैसे आप पैर रखते हो तो आपका पैर एकदम से और ज्यादा नीचे को जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो दिखाई देता है, दिस इज एपरेंट डेप्थ, ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से ही होता है कि आपको जो रियल डेप्थ होती है चीज की वो दिखाई नहीं देती, बल्कि आपको जो दिखाई देता है वो एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। इसको समझने के लिए हम 2 मीडियम ले लेंगे। 2 मीडियम में हमने सबसे पहले क्या लिया है, और एक और भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो सभी ने करके देखा होगा जब छोटे रहे होगे या अभी भी कोई बहुत बड़े नहीं हो। आप लोगों ने कभी क्या किया, अपनी नोटबुक के ऊपर स्केल रख के और स्केल के अंदर से अल्फाबेट्स को पढ़ने की कोशिश करिए, या जो रिटन होता है उसको लिखने की, तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखता है या डिस्प्लेस दिखता है? यस मैम। किया है ये काम स्केल रख के? स्केल अभी भी करके देख सकते हो। तो आपने कुछ बुक के ऊपर रिटन कुछ भी हो या फिगर के ऊपर स्केल रख के देखो, तो वो थोड़ा हिला हुआ दिखाई देगा या थोड़ा ऊपर को दिखाई देगा। वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि जो लाइट है वो कहाँ से बाहर आ रही है, उस प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट जो आपने स्केल जो लिया है उस मीडियम से आपकी तरफ वापस आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट होके आ रही है। हम क्या लेते हैं, एक ग्लास की स्लैब लेते हैं। ग्लास की स्लैब मतलब समझ लो, ग्लास का एक ब्लॉक जैसा होता है जिसकी कुछ थिकनेस होगी, इस तरीके का थिकन। हम आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया है क्या?
इस तरीके से थिक सा एक वो ब्लॉक जैसा लेते हैं, बट हम इसमें स्टडी करते समय इसकी थिकनेस को इस तरह से शो नहीं करेंगे क्योंकि उससे आप कंफ्यूज होगे। हम सिंपली एक बॉक्स जैसा बना देते हैं। ये हमारा ग्लास का बॉक्स है और यहाँ हमारी एयर है और इधर भी एयर है, ठीक है। मतलब एयर में किसी सरफेस पे हमने इस ग्लास के स्लैब को रख दिया है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, वो अपने पाथ को फॉलो नहीं करती है, उसका एक्चुअल पाथ जो होता है वो उससे बेंड हो जाती है। अब क्या होता है कि एक तरीका तो ये है कि रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना था और उसकी जगह वो इस तरफ बेंड हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि बेंडिंग ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरफ से बेंड हो सकती थी, उस तरफ भी जा सकती थी। तो ये कहाँ की तरफ बेंड होगी वो हमें कैसे पता चलता है कि हम जिन दो मीडियम को ले रहे हैं, यहाँ जैसे हम एयर और यहाँ ग्लास ले रहे हैं, हमारे कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। रेयरर मतलब वो मीडियम जो कि ऑप्टिकली डेंस नहीं है, और डेंसर मीडियम जो ऑप्टिकली डेंस मीडियम होता है उसको, जिसमें लाइट क्या होती है ऑप्टिकली डेंस मीडियम में रेयरर मीडियम से, अगर एयर हमारा क्या है एक रेयरर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइट रे जो है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इस इंटरफेस पे एयर और ग्लास के इंटरफेस पे फॉल कर रही है, और इसके मैं नॉर्मल एक लाइन बना दूं जैसे आप रिफ्लेक्शन में भी बनाते थे इंसिडेंट रे के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब ये रे डेविएट होगी तो ये एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, या रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि फिनोमेना क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ये किसी को क्लियर नहीं है तो अभी पूछना आगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग ना होता जाए। लाइट रे इंसिडेंट है, आपकी एयर टू ग्लास में एंटर कर रही है, हमने ग्लास स्लैब लिया है और ग्लास स्लैब में वो सीधे जाने की जगह क्या कर रही है, थोड़ा सा अपने पास से डेविएट हो गई। रिफ्रैक्शन, यस बेटा, व्हाट इज फिजिक्स रिफ्रैक्शन? I'm not getting, what are you asking बेटा? क्या पूछ रहे हैं बेटा? जिसको नहीं पढ़ना है दे में लीव, ध्यान से औरों को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो लाइट रे सीधे फॉल करने की जगह, सीधे एंटर करने की जगह ग्लास स्लैब से थोड़ा सा डेविएट हो गई। डेविएट होने से क्या हुआ, उसका जो इंसिडेंट एंगल था वो रिफ्रैक्टेड एंगल के सेम नहीं रहता है, ठीक है, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। वहां हम क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, वो पाथ से डेविएट हो जाती है। अब पाथ से वो डेविएट मैंने आपको कहा दो तरीके से हो सकती है, या तो वो पाथ के वो जो नॉर्मल आपने ड्रॉ करी है, ये नॉर्मल जो आपकी सरफेस के अलोंग जो नॉर्मल ड्रॉ किया है या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी मैम आपका आवाज ठीक से नहीं, यस बेटा मैम आपका आवाज ठीक से नहीं आया। प्रॉब्लम हो रही है, सबको नहीं आ रही है? यस मैम, मुझे हो रही। मैम और क्लियर आ रही है मैम आपकी मैम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। बेटा तो आपका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, चेक करो प्लीज ठीक है। हाँ तो बेटा क्या है इसमें कि आपकी जो ये नॉर्मल रे जो है उससे ये रे हो सकता था उस तरफ चली जाती, परपेंडिकुलर से आपका राइट तरफ जाती है, इस तरफ आती, बट ये रे जो है ये क्या है, ये स्ट्रेट जाने की जगह आपका इस तरफ डेविएट हो रही है, नॉर्मल की तरफ आ रही है। वो इसलिए हो रहा है
क्योंकि अभी आपकी जो लाइट रे है वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, और जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल से की तरफ बेंड होगी। स्ट्रेट जाने की जगह, ये स्ट्रेट उसका पाथ होता, वो नॉर्मल की तरफ आएगी। और अगर वो डेंसर से रेयरर में जाए, बेटा हु इज डिस्टर्बिंग लाइक दिस यार, आपको नहीं पढ़ना है आप छोड़कर जा सकते हैं, बट औरों को डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। तो क्या है यहाँ पर, ये अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, अब की बार लाइट रे, सॉरी इस तरीके से लाइट रे डेविएट हुई थी, अभी यहाँ इंटरफेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब क्या है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है और डेंसर से रेयरर में जा रही है, उल्टा हो रहा है, पहले रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही थी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, अब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जा। Tanya and Maheshwari is messaging. Who is messaging to whom? Ma'am, Tanya. Veda beta, what's the problem? Ma'am, Tanya is messaging me. तो आप लोग चैट अलग जाके कर लो, क्लास छोड़ दो। मैम आई एम नॉट मैसेजिंग। मैम ये बंदे का माइक बार बार ऑन हो ही जा रहा है, और मैम नाम बदलते जा रहे हैं मैम सबके। मैम यहाँ पे दो मैम इज ब्लेमिंग। मैम वो आपको कर भी नहीं सकते मैसेज, आपको ही मैसेज भेज सकते हैं हम लोग। पॉसिबल ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो, पढ़ना नहीं है तो यू मे लीव ना, प्लीज औरों को डिस्टर्ब मत करो। और मैम सबके चैट में तो मैम ऐसा है कि मैम खाली होस्ट को आप मैसेज कर सकते हैं मैम, यानी खाली आपको Yes, मैसेज ma'am. जा सकता है, किसी को मैसेज नहीं जा सकता। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इसलिए वो दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज दिस। तो रिफ्रैक्शन में क्या है कि अगर आप लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जो इंटरफेस पे जो नॉर्मल बनाते हो, जो ये आपकी सरफेस है उसके जो नॉर्मल बनाते हो उसकी तरफ बेंड होती है। और जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है, किसी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल से इंसिडेंट जो थी वो एंगल से वो नॉर्मल से उससे दूर जाती है। तो ये दोनों तरह से डेविएशन होता है और वो डिपेंड करता है कि आप जो दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हो वो रेयर टू डेंस लाइट उसमें जा रही है या डेंस टू रेयर जा रही है। ठीक है मैम वाटर डेंस है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम इज द रेयरेस्ट मीडियम। वैक्यूम से रेयर कुछ नहीं होता, यानी उसमें क्या होगा, उससे अगर किसी दूसरे मीडियम में रे जाएगी तो मैडम मुझे लात मार के अमेरिका पहुंचा दो ना। बेटा व्हाट शुड आई से, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट चलो छोड़ो, आपको नहीं पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप बाहर जाके खेल भी सकते हो, क्यों पेरेंट्स को धोखा दे रहे। हाँ चलो, अब हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि हमारी नॉर्मल ये हमारा, वेट अ मिनट, मैं कोई अलग अलग नाम से बोल रहा है। जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो, हाँ जी मैम, जरा ये वेदा नाम से कौन है 10th स्टैंडर्ड पे, प्लीज चेक करिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास में कंटिन्यूअसली। तो ये अगर हमारा रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है तो वो क्या होगा, वो आपका परपेंडिकुलर की तरफ बेंड होगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर की तरह होगा ना, की तरफ, परपेंडिकुलर नहीं, बेंडिंग हो रही है, ये परपेंडिकुलर है
और ये परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। ये मैम? केस, यस मैम जैसे आपने पहले एयर फिर ग्लास और फिर एयर था ना, हाँ जी, उसके अंदर से जब एयर से जा रही थी रे ग्लास के अंदर, हाँ उसके बाद वापस ग्लास से एयर में जा रही थी, तब वो ओरिजिनल ले लेगा ना पाथ अपना? हाँ, ओरिजिनल पाथ ही ले लेगा। हाँ, उस केस को अभी हम एक बार पहले आपको ये कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, तो उसके बाद मैं इसको बताती हूँ। तो अभी तो इतना समझ लो कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो वो परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जा रही है। अब दूसरा केस क्या? डेंसर और रेयरर की तरफ जाएगी तो मैम वो उस साइड मतलब दूसरी हाँ। साइड डिफरेंट साइड बेंड होगी। हाँ, उसको भी देख लेते हैं। इसकी अब की बार हमारा डेंसर मीडियम क्या है, ये है, और रेयरर मीडियम ये है, ठीक है। और लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई। अब की बार ये परपेंडिकुलर की तरफ आने की जगह उस तरफ और चली गई। इसका रियल पाथ होना चाहिए था ऐसा। पहली बार क्या था, इस तरफ बनी थी हमारी रे। अब की बार हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर से दूर जा रही है। यहाँ पे जो दूसरा केस था ग्लास और एयर का, ग्लास डेंसर मीडियम होता है, उससे वापस एयर की तरफ आई तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या होगी, डेविएट होगी। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। मैम। अब हम वो ग्लास स्लैब वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लास स्लैब मैम में एक डाउट था मैम मेरे को। यस बेटा। मैम अगर जैसे कि मैम एक लाइट बीम है जो कि एयर से आ रही है, ग्लास से पास होती है, अगर वो पानी में जाएगी तो मैम वो 3 बार एंगल अपना चेंज करेगी या मैम? बिल्कुल चेंज करेगी। एयर टू ग्लास, देन ग्लास टू वाटर, 3 टाइम्स उसका क्या होगा, पाथ, सॉरी 2 टाइम्स पाथ डेविएट होगा। पहला एयर से ग्लास में आने में, देन फ्रॉम ग्लास टू वाटर जाने में 2 बार पाथ। मैम ग्लास ज्यादा डेंसर है या फिर वाटर? हाँ, ग्लास वो हम अभी पढ़ेंगे कि ग्लास डेंसर है, वाटर डेंसर है। पहले आपका सबसे कम लीस्ट डेंसर या रेयरेस्ट होता है वैक्यूम। वैक्यूम के सिमिलर ही हम एयर को मानते हैं, देन हम वाटर को डेंसर मानते हैं, और फिर उसके बाद हम ग्लास को मानते हैं। वो हम ही अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ज्यादा डेंसर है, कौन सा। मैम जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें जो लाइट रे होगी वो पहले रेयरर टू डेंसर जाएगी, फिर डेंसर टू रेयरर जाएगी अभी। हाँ, अभी हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एयर है, ये आपका ग्लास हो गया, और यहाँ पर फिर से एयर है। अब क्या है, ये नॉर्मल है, यहाँ लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो कहां की तरफ बेंड करूं इसे मैं, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर Nearer to normal. टुवर्ड्स दी नॉर्मल। उसका जो रियल एक्चुअल पाथ है वो इस तरीके का होता, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, बट वो इधर बेंड हुई। ये मेरा क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा दैट विल बी लेसर देन द इंसिडेंट एंगल, ठीक है। फिर ये लाइट रे फिर से क्या है, एज इट इज जो ये जो बेंड हुई है, ये दोबारा इस इंटरफेस पे आएगी, और यहाँ पर भी मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं तो अब की बार मेरा इंसिडेंट एंगल ये हो जाएगा। अगर मैंने इसको इंसिडेंट एंगल 1 मान रही हूँ तो ये इंसिडेंट एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब ये डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में, क्योंकि ग्लास के अंदर है अभी ये लाइट रे, और अब ये कहां जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ जाएगी तो ये क्या होगा, किधर की तरफ जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। नॉर्मल से आपका इस तरह से दूर की तरफ जाएगी, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल इस तरफ जा रही है, और ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल इस तरफ आएगी, ठीक है, बेंडिंग के बाद। और ये एंगल जो होगा ये रिफ्रैक्टेड एंगल नंबर 2 होगा, ठीक है। मैम अगर इधर एयर की जगह वाटर होता तो नीचे होता तो फिर क्या होता, तब भी ग्लास से वो क्या होता, रेयरर होता। तो हो सकता है कि बेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, बेंडिंग थोड़ी सी होती, मगर होती कहाँ, अवे फ्रॉम दी
नॉर्मल होती, क्योंकि ग्लास से वो क्या है, रेयरर है। समझ रहे हैं? मैम यस मैम दोनों केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग आएंगे। हाँ बेटा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, यहाँ पे R1 मान लीजिए और यहाँ R2 है। यस मैम, मैम अब लेक्चर 1 में करेंगे, साक्षी मैम को बात करनी है तो आप कंटिन्यू कराइए 5 मिनट एक्स्ट्रा। ओके ठीक है, ये चीज क्लियर है इतनी? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और अब आप देखो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम मीडियम में ही है। ठीक है, यहाँ लाइट डेविएट नहीं करिए, जितना ये यहाँ परपेंडिकुलर के साथ बनाएगा उतना ही ये यहाँ पर परपेंडिकुलर के साथ बनाएगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों ही एंगल्स जो है R1 और I2 ये सेम मीडियम में है, यहाँ पे लाइट डेविएट नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ क्या है, डेविएशन फिर से हुआ और ये डेविएशन उतना ही होगा जितना डेविएशन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जितना ये एंगल डेविएट जितना यहाँ पर हुआ था उतना ही डेविएशन ये उस तरफ उधर होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस और मैम। आप जब देखोगे फाइनली तो आपको जो अगर ये रे डेविएट नहीं हुई होती, अगर ये ग्लास स्लैब बीच में नहीं होती तो ये रे एज इट इज क्या करती, इस पाथ को फॉलो करते हुए जाती, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती, बट उसने 2 बार डेविएशन किया है। तो जो डेविएट होने के बाद जो इमर्जेंट रे है जो निकलकर फाइनली आई है, यहाँ से एंटर की थी और निकलकर जो ये फाइनली आई है, ये दोनों रेज क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, यानी ये स्ट्रेट ऐसे जाएंगी, बट पाथ से ये थोड़ा सा अलग हो गई है, बट ये दोनों ही रेज क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस जो आता है, जो दूरी आती है जो पैरेलल जाते वक्त, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। उसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। लेटरली अपने पाथ से वो शिफ्ट हो गई। ठीक है, इसलिए उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। और ये क्या है आपका इमर्जेंट एंगल, इसको बोलते हैं, ये इंसिडेंट एंगल होता है। ये जिससे लाइट एंटर करी थी वो इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल्स मान लेंगे, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये एंगल भी वही सेम रहेगा। ये जो सेकेंड एंगल जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये भी रिफ्लेक्टेड ही है, मगर इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल, यानी लाइट इमर्ज होकर कैसी आई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। मैम लास्ट में समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? मैम वो जो आपने इमर्जेंट एंगल बोला ना, वो समझ में नहीं आया। जो एंगल से लाइट इंसिडेंट थी सरफेस पे, जो आपका ग्लास स्लैब था उस पर जिस एंगल से इंसिडेंट थी उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टेड एंगल है जो ग्लास के अंदर है, रिफ्रैक्टेड एंगल 1, और फिर ये इस पर फिर से इंसिडेंट है दूसरे सरफेस पे, ये सेम एंगल से इंसिडेंट होगी। ये R1 और I2 दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये सेम एंगल्स हैं। और अगर आप वैसे भी देखो, मैथ्स के अकॉर्डिंग भी देखो, तो ये R1 और I2 क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, दोनों परपेंडिकुलर लाइन। और ये वाली जो रे है ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। और जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। दो परपेंडिकुलर रेज ये हैं, उसमें ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल 2 है और ये आपका सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल 1 है और ये इंसिडेंट एंगल 2 है। ये दोनों अगर रेज पैरेलल हैं तो ये काम किसका कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल में ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और फिर ये जो रे है ये फाइनली डेविएट हो रही है, तो उसने दूसरी बार रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्लेक्शन शो किया है। डेविएट होने के बाद ये क्या हो गया, आपका जो एंगल पे डेविएट हुई उसको हम इमर्जेंट एंगल बोलेंगे, क्योंकि इमर्ज होके वो इस तरह से आए। इमर्ज मतलब बाहर जब निकली ग्लास स्लैब से, तो इस एंगल के साथ। ठीक है,
या रिफ्रैक्टेड एंगल 2 या इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल 1, रिफ्रैक्टेड एंगल 1, इंसिडेंट एंगल 2। यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। एक बार जब वो लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी, और फिर दूसरी बार जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में बाहर आई। इतनी चीज क्लियर है? मैम 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 एयर ज्यादा डेंसर होती है वैक्यूम से रियल वर्ल्ड में? बेटा एयर को नियरली इक्विवेलेंट टू वैक्यूम ही माना जाता है। अच्छा, डेंसिटी यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, वो मास डेंसिटी मत समझना जो पार्टिकल्स का से जो कैलकुलेट किया जाता है, मास डेंसिटी वो नहीं है। यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होती है। तो ये क्या है, एयर सबसे मतलब आप जिसको नॉर्मल मानते हो, लीस्ट डेंस मानते हो या रेयरेस्ट मानते हो, दैट इज वैक्यूम। उसको हम 1 मान के चलते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इसका एयर का आता है 1.003 के अराउंड, तो वो भी